दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख व्हाट आर द की चेंजेस इन द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 और इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख रीडिंग द ड्राफ्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नॉर्म्स एंड फाइंडिंग द रेड फ्लैग्स के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। विवादों के घेरे में पर्यावरण प्रभाव आकलन मसौदा 2020। पर्यावरण बनाम विकास और पर्यावरण के साथ विकास, ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार विवादों और खबरों में बने रहते हैं। अक्सर देखने में आता है कि विकास के दौरान पर्यावरण की अनदेखी की जाती है। यदि पर्यावरण को नजरअंदाज किया गया तो इतना तय है कि इसके प्रतिकूल प्रभाव से भविष्य में विकास भी आहत होगा। दरअसल आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पर्यावरण और विकास के बीच कैसे संतुलन साधा जाए। ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे विकास की गति में भी कोई रुकावट पैदा ना हो और पर्यावरण को भी कोई क्षति न पहुंचे। इसके लिए सरकार समय समय पर नए नए नियम कानून लेकर आती है ताकि इनके जरिए पर्यावरण और विकास दोनों के बीच संतुलन साधते हुए आगे बढ़ा जा सके। इसी के मद्देनजर पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020 का मसौदा लाया गया है। यह मसौदा पर्यावरण प्रभाव आकलन 2006 का स्थान लेगा। पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोगों का मानना है कि इस मसौदे के कई खंड ऐसे हैं जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी EPA 1986 के तहत कई प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। इन्हीं खंडों को लेकर पर्यावरणविदों और विशेषज्ञों द्वारा आपत्ति जताई जा रही है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा में पब्लिक भागीदारी को कम करके यह अधिसूचना प्रिकॉशनरी सिद्धांतों को पूरा करने में असफल रही है। जबकि पर्यावरण संरक्षण की बात न केवल EPA 1986 में निहित है बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण का अधिकार भी दिया गया है। EIA 2020 के कुछ बिंदुओं को लेकर विशेषज्ञ कई तरह की खामियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि इस मसौदे में ऐसा क्या है जिसका भारी विरोध किया जा रहा है। मसौदे की भाषा को लेकर क्या विवाद है और इसे लेकर कौन कौन सी चिंताएं जताई जा रही हैं। तो आइए आज के आर्टिकल में इन्हीं पहलुओं पर विचार करते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्या है और भारत में इसकी शुरुआत की पृष्ठभूमि क्या है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA दरअसल किसी प्रस्तावित परियोजना या विकास के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करने का एक उपकरण है। ये मूल्यांकन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक अथवा नकारात्मक दोनों ही तरीके से किए जाते हैं। UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को एक उपकरण के रूप में परिभाषित किया है, जिसका उपयोग निर्णय लेने से पहले एक परियोजना के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पहचान करने के लिए किया जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का मकसद किसी परियोजना के नियोजन और डिजाइन के प्रारंभिक चरण में पर्यावरणीय प्रभावों की भविष्यवाणी करना है। साथ ही यह प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के तरीके खोजना, लोकल एनवायरनमेंट के अनुरूप परियोजनाओं को आकार देना इत्यादि का काम भी करता है। EIA को दरअसल योजना निर्माताओं के लिए एक टूल के रूप में उपलब्ध कराया गया है ताकि विकासात्मक गतिविधियों और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच तालमेल बैठाया जा सके। EIA का इस्तेमाल करके पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। EIA की पृष्ठभूमि को देखें तो भारत में 1978 से 89 में नदी घाटी परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद इसके दायरे में उद्योग, ताप विद्युत परियोजनाओं आदि को भी शामिल किया गया। पर्यावरण पर स्टॉकहोम घोषणा 1972 के एक हस्ताक्षरकर्ता देश के रूप में भारत ने 1974 में जल प्रदूषण और 1981 में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए थे। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद 1986 में पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 नामक एक अम्ब्रेला अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के तहत भारत ने 1994 में अपने पहले EIA मापदंडों को अधिसूचित किया। यह प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, उपभोग और प्रदूषण को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करता है। प्रत्येक विकास परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी पाने के लिए पहले EIA प्रक्रिया से गुजरना जरूरी है।
1994 की EIA अधिसूचना को 2006 में संशोधित मसौदे के साथ बदल दिया गया था। इसके बाद 2020 की शुरुआत में केंद्र सरकार ने इसे फिर से रीड्राफ्ट किया। इसका मकसद 2006 से चले आ रहे संशोधनों और रिलेवेंट कोर्ट्स के आदेशों को शामिल करना और EIA की प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी और फायदेमंद बनाना है। अब नई अधिसूचना के कुछ अहम पहलुओं पर नजर डालते हैं। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में परियोजनाओं को उनके आकार और क्षमता के आधार पर 3 श्रेणियों मसलन A, B1 और B2 में बांटा गया है। इसमें A और B1 श्रेणी की परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी यानी प्रीवियर एनवायरमेंटल क्लियरेंस के साथ साथ सार्वजनिक परामर्श को भी जरूरी बताया गया है, जबकि B2 श्रेणी की परियोजनाओं को सार्वजनिक परामर्श से छूट दी गई है, भले ही इसके प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव ही क्यों न हो। इसके साथ ही अधिसूचना में सार्वजनिक परामर्श की कुल अवधि को भी घटा दिया गया है। मसौदे के मुताबिक B1 श्रेणी की उन परियोजनाओं का केंद्रीय मूल्यांकन होगा जो प्रोटेक्टेड एरियाज, क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, इको सेंसिटिव एरिया और इंटर स्टेट अथवा यूनियन टेरिटरी की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आती है। हालांकि थर्मल पावर प्लांट, हवाई अड्डों, सिंचाई जैसी परियोजनाओं के लिए इस सीमा को 10 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। अधिसूचना में इस तरह की छूट देने के पीछे के कारणों को स्पष्ट भी नहीं किया गया है। बात करें B2 श्रेणी की परियोजनाओं की, तो इसमें 20 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक की निर्धारित सीमा के साथ हाईवेज का चौड़ीकरण या विस्तार करना शामिल है। ऐसे में चिंता की बात यह है कि EIA 2020 के तहत 100 किलोमीटर तक के हाईवे प्रोजेक्ट्स को अब बिना किसी सार्वजनिक अनुमति के ग्रीन सिग्नल प्राप्त हो सकेगा, भले ही इससे ट्री कवर और पुराने जंगलों को नुकसान ही क्यों न पहुंचे। नए मसौदे में जिन परियोजनाओं को प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस और सार्वजनिक परामर्श जैसी अहम प्रक्रियाओं से छूट मिली हुई है, उनमें शामिल हैं रासायनिक विनिर्माण और पेट्रोलियम उत्पाद, सिंचाई, अंतर्देशीय जलमार्ग, क्षेत्रीय नवीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सभी परियोजनाएं, 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाएं, छोटी और मध्यम खनिज लाभकारी इकाइयां, भट्टी यूनिट, फॉस्फोरिक या अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड निर्माण इकाइयां इत्यादि। इस छूट को लेकर भी लोगों की चिंताएं हैं। इस छूट को एक उदाहरण के तौर पर देखें तो LG पॉलीमर फैक्ट्री, जो कि EIA 2020 ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के तहत पेट्रोलियम उत्पाद की श्रेणी में आती है, बीते कुछ दिनों पहले इस फैक्ट्री में एक भयावह गैस लीक जैसी दुर्घटना को देखा गया था। यह घटना समाचारों में विशाखापत्तनम गैस लीक के नाम से सामने आई थी। इस दुर्घटना का प्रमुख कारण प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस का न होना ही था। ड्राफ्ट में अब इसी श्रेणी की परियोजनाओं को प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस से छूट देना सरकार की कथनी और करनी के फर्क को उजागर करता है। इसके अलावा इस मसौदे की भाषा को लेकर भी कई तरह के विवाद देखे जा रहे हैं। तो आइए EIA 2020 ड्राफ्ट की भाषा से जुड़े विवाद पर नजर डालते हैं। दरअसल मसौदे का प्रकाशन केवल 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में किया गया था। ऐसे में देश में रह रहे हिंदी और अंग्रेजी को ना जानने वाले लोगों को मसौदे में निहित बातों को जानना समझ पाना मुश्किल हो जाता। लिहाजा इस बात की अहमियत को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशानुसार बीते दिनों नए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का संविधान की 8वीं अनुसूची में निहित 22 भाषाओं में अनुवाद करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को पत्र लिखा गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को ये निर्देश विक्रांत तोंगड़ बनाम भारत सरकार मामले में जारी किए हैं। केंद्र की तरफ से इस मसौदे का स्वयं अनुवाद न करने के बजाय ये काम राज्य सरकारों पर सौंपा गया है। कोर्ट के निर्देशानुसार केंद्र सरकार को खुद से या राज्यों के सहयोग से 10 दिन के भीतर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अनुवाद 22 भाषाओं में कराना था। कोर्ट का यह भी कहना था कि अधिसूचना का अनुवाद कराकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रालय और राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट के जरिए खूब प्रचार प्रसार किया जाए। न्यायालय का मानना था कि विभिन्न भाषाओं में इस नोटिफिकेशन के उपलब्ध होने पर सभी वर्ग के लोग सरकार के इस नए पर्यावरण कानून के बारे में जान पाएंगे और इस पर सहजता से अपने विचार भेज पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 5 अगस्त 2020 को EIA 2020 अधिसूचना के प्रकाशन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इस सुनवाई की तारीख 7 सितंबर को रखी गई है। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दरअसल यूनाइटेड कंजर्वेशन मूवमेंट चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा दायर एक रिट पिटीशन की सुनवाई की जा रही थी।
इस याचिका में भी अधिसूचना का 22 स्थानीय भाषाओं में अनुवाद कराए जाने की बात कही गई थी। साथ ही इस याचिका में यह मांग भी की गई है कि अधिसूचना पर आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाई जाए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इस अधिसूचना को 23 मार्च को जारी किया था। इसमें लोगों को आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया था। इसी दिन एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपत्तियां दर्ज कराने की समयावधि को बढ़ाकर 11 अगस्त कर दिया था। अधिसूचना की भाषा के अलावा भी EIA नोटिफिकेशन 2020 से जुड़ी अन्य कई चिंताएं जिसको लेकर विरोध हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि नए मसौदे को लेकर क्या क्या चिंताएं हैं। दरअसल मौजूदा ड्राफ्ट अधिसूचना में जनता के सुझावों के लिए तय समय सीमा को कम किया गया है। इसमें जन सुनवाई के लिए नोटिस की अवधि 3 दिन से घटाकर 20 दिन कर दी गई है, जबकि लोकतंत्र में सरकार को कानून बनाते समय जनता की राय लेनी होती है और उन्हें भागीदारी बनाना होता है, क्योंकि ऐसे कानूनों से बड़ी तादाद में लोगों के प्रभावित होने की संभावना होती है। लेकिन यह अधिसूचना पर्यावरण को बचाने के संदर्भ में लोगों की भूमिका को कम करती है। एक अन्य आलोचना रणनीतिक शब्द के इस्तेमाल को लेकर है। पहले नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े परियोजनाओं को ही रणनीतिक माना जाता था, लेकिन सरकार अब इस मसौदे के जरिए अन्य परियोजनाओं के लिए भी रणनीतिक शब्द का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही इन परियोजनाओं से जुड़ी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की भी जरूरत नहीं होगी। इससे खतरा यह होगा कि अब कई सारी परियोजनाओं के लिए रास्ता खुल जाएगा। औद्योगिक संस्थान और कंपनियां ऐसी परियोजनाओं को रणनीतिक बताकर आसानी से मंजूरी ले लेंगे और इसके लिए उन्हें इसकी वजह भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कई कंपनियों के पर्यावरणीय सुरक्षा को दरकिनार करते हुए मुनाफा कमाने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा नई अधिसूचना में विभिन्न परियोजनाओं की एक बहुत लंबी सूची पेश की गई है, जिसे जनता के साथ विचार विमर्श के दायरे से बाहर रखा गया है। उदाहरण के तौर पर देश की सीमा पर स्थित क्षेत्रों में रोड अथवा पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं के लिए अब पब्लिक हियरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अन्य आलोचना बॉर्डर क्षेत्र की परिभाषा को लेकर है। ड्राफ्ट में विभिन्न देशों की सीमा से लगे 100 किलोमीटर की हवाई दूरी वाले क्षेत्र को बॉर्डर क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। लिहाजा इसका सबसे अधिक प्रभाव उत्तर पूर्व के इलाकों में पड़ेगा, जहां जैव विविधता के लिहाज से सबसे संवेदनशील स्थान है। इसके अलावा सभी अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण को अधिसूचना के तहत मंजूरी लेने के दायरे से बाहर रखा गया है। गौरतलब है कि इन दोनों परियोजनाओं को केंद्र की तरफ से काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें कई ऐसी सड़क परियोजनाएं शामिल हैं जो जंगलों और नदियों से होकर गुजरती है। मसौदे में सबसे बड़ी चिंता पोस्ट फैक्टो प्रोजेक्ट क्लियरेंस को लेकर है, यानी इसके तहत उन कंपनियों अथवा उद्योगों को भी क्लियरेंस पाने का मौका दिया जाएगा जो इससे पहले पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करती आ रही हैं। हालांकि मसौदे में सरकार द्वारा इस तरह के उल्लंघन के मामलों को संज्ञान में लेने की बात कही गई है, लेकिन समस्या यह है कि ऐसे पर्यावरणीय उल्लंघन या तो सरकार या फिर खुद कंपनी द्वारा ही रिपोर्ट किए जा सकेंगे। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण के मामलों में इस तरह के प्रावधान को पहले ही खारिज कर दिया था। अपने एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पोस्ट फैक्टो प्रोजेक्ट क्लियरेंस कानून के खिलाफ है, साथ ही यह सतत विकास की अवधारणा के भी खिलाफ है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या हो आगे की राह। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन 2020 की ड्राफ्ट अधिसूचना को लेकर पर्यावरणविदों द्वारा कई खामियां उजागर की गई हैं। ऐसे में अगर पर्यावरणीय मापदंडों में बदलाव किया जाता है तो स्थानीय वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पुनर्वास और पुनर्स्थापन यानी रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, आदिवासियों और जनजातियों के अधिकारों का अतिक्रमण, जैव विविधता की क्षति, मानव वन्य जीव संघर्ष आदि मुद्दे पर्यावरण में बेवजह दखलंदाजी करने के कारण ही पनपे हैं। ऐसे में यह सुनिश्चित करना होगा कि परियोजनाओं से जुड़ी सभी सूचनाओं का प्रसार स्थानीय समुदायों और आम जनता तक हो सके। साथ ही ऐसी सभी परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया से गुजारा जाए जिनकी वजह से किसी पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव होने की संभावना है। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी तरह की औद्योगिक विकासात्मक गतिविधि को मंजूरी न मिले। इसके अतिरिक्त पब्लिक हियरिंग को उन सभी परियोजनाओं के लिए अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए जिनसे पर्यावरणीय क्षति होने की आशंका हो। साथ ही EIA के फोकस को प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की बजाय प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर लाने की दरकार है।
पर्यावरणीय समस्याओं से जुड़ी समस्याओं का निष्पक्ष समाधान हो सके, इसके लिए एनजीटी की संरचना में बदलाव की जरूरत है। इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट EIA अथॉरिटी का निर्माण भी किया जा सकता है। इस प्राधिकरण का उपयोग आम लोगों द्वारा अधिसूचना के प्रावधानों से जुड़े किसी भी तरह के उल्लंघन के निवारण के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा परियोजनाओं पर बेहतर निर्णय लेने की दिशा में गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी समूहों, पर्यावरणविदों और स्थानीय समुदायों को आगे आने की जरूरत है, ताकि सरकार अथवा कंपनियां किसी भी तरह की मनमानी न कर सके। गौरतलब है कि आज भी नर्मदा आंदोलन, गंगा बचाओ जैसे कई आंदोलनों के जरिए पर्यावरण हितैषी लोग अपनी मांग को लेकर संघर्षरत हैं। बीते काफी समय से प्राकृतिक तथा मानवीकृत आपदाओं में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसकी मार गरीब और वंचित तबके के लोगों पर ज्यादा पड़ती है। साथ ही मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय असंतुलन जैसा संकट पैदा हो गया है। ऐसे में सरकार को भी सुनिश्चित करना होगा कि वह पर्यावरणविदों के द्वारा रेखांकित की गई चिंताओं पर गंभीरता से विचार करे, क्योंकि मानवीय जीवन के गरिमामयी विकास के लिए स्वच्छ पर्यावरण का होना बेहद जरूरी है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन 2020 के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अहम प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए, साथ ही इससे जुड़ी अहम समस्याओं पर प्रकाश डालिए।